बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 2। इससे पहले के लेक्चर में हमने टेक्निक्स पे कुछ MCQs डिस्कस किए। नाउ दिस लेक्चर इज़ अबाउट MCQs ऑन सेल वॉल। इससे पहले आपको पढ़ना चाहिए ज़रा सेल वॉल के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, ताकि MCQ सॉल्व करने में आपको मसला ना हो। एक बात मेरी याद कर लें, जब भी आप ये MCQs की वीडियोस देखते हैं तो कोशिश किया करें कि पहले टॉपिक को क्लियर किया करें, टॉपिक के बाद आप MCQs देखा करें MCQs की वीडियो, तो इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। चलिए जी, ये नंबर 1 में मैंने लिखा है डिस्कवरी। ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपके जहन में हो, इस पे भी MCQ आ सकता है, ठीक है। डिस्कवरी के लिए आपने याद करना है कि रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था 1665 में, और इसके साथ बुक में एक सेंटेंस लिखा है जो कि इसकी डिस्कवरी के बारे में, डेट तो 1665 इसकी लिखी गई है। एक चीज और बुक में लिखी गई है, अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट, यानी इससे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो प्रोटोप्लास्ट की हुई थी। प्रोटोप्लास्ट की डिस्कवरी के बाद डिस्कवरी हुई है किस चीज की? सेल वॉल की। अच्छा जी, एक साइंटिस्ट का नेम और यूज होता है डिफरेंट जगहों पे, रॉबर्ट ब्राउन। तो अगर आप देखें, रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ठीक है। वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए अगर आ जाए तो रॉबर्ट ब्राउन लिखना है, और अगर डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल है तो फिर आपने रॉबर्ट हुक लिखना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब आ जाए MCQ नंबर 2 की तरफ। तो पहला MCQ सेल वॉल में से डिस्कवरी के ऊपर आ सकता है, साइंटिस्ट का नाम, और इसके साथ आपने इसकी डेट्स जो है उसको याद करना है। ओके जनाब, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गौर से जरा आप देखें और इसको सीख लें। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज सिंथेसाइज्ड बाय डैश एंड सिक्रीटेड बाय डैश। एक ही स्टेटमेंट में दो चीजें लिखी है मैंने, यानी दो डिफरेंट MCQs भी इस पे आ सकते हैं। एक MCQ में मैंने इसको कवर किया है ताकि शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ सीख जाएं। एक चीज है सिंथेसिस, दूसरी है सिक्रीशन। तो आपने ये क्लियर करना है कि सिक्रीशन कहां से हो रही है और सिंथेसिस कहां पे। गौर करें मेरी तरफ, सपोज करते हैं ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड एज यू नो दैट इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द यहां जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो होता है जनाब हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यहां एक और ऑर्गेनेली जो कि है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे अगर आप देखें यहां, तो यहां एक ऑर्गेनेली है, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। यहां पे आपके पास क्या है? गोल्जी अपरेटस है। अब गौर करें, अगर आपको याद है कि प्लांट के सेल वॉल की कंपोजिशन ये क्या है, तो आप ये MCQ आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, सेल वॉल की कंपोजिशन क्लियर है कि क्या है? मेन कंपोनेंट, मेन कंपोजिशन सेलुलोज है ना। तो आप देखें, इस सेल के अंदर यहां इस प्रोटोप्लाज्म में आ जाता है आपके पास शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि मोनोसेकेराइड। So these monosaccharide enter into the Golgi apparatus। इसमें इसकी पैकेजिंग होती है और ये निकलता है यहां कौन से फॉर्म में? पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज के फॉर्म में। वो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, वो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज ये यहां पे आके क्या कर लेता है? ये सिक्रीट होके सेल वॉल बना लेता है। अब दो बातें आ गई हैं, देखें, एक तो ये याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसमें कोई काम ही नहीं है, कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोनोसेकेराइड एंटर इनटू गोल्जी अपरेटस, सिक्रीटेड एज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड सिक्रीट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तो सिंथेसिस कहां पे हुई? सिंथेसिस हुई जनाब गोल्जी बॉडीज में, और ये गोल्जी बॉडीज से पॉलीसेकेराइड इस प्रोटोप्लाज्म में आए ना, तो प्रोटोप्लाज्म ने इसको क्या किया है? सिक्रीट किया है। आपने कंफ्यूज नहीं होना,
प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले डेश में आएगा गोल्जी अपरेटस, दूसरे डेश में आएगा प्रोटोप्लाज्म, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो 2 पॉइंट्स याद कर ले बेटा, सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपरेटस एंड सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गई ये बात। ये आपके पास इसके सिक्रीशन और इसके सिंथेसिस के बारे में हुए 2 पॉइंट्स, इसको याद कर लें, इंतहाई जरूरी है। नाउ लुक एट अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की तरफ देखें, जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज ऑप्टिकली मोर एक्टिव। स्टेटमेंट को समझे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज ऑप्टिकली मोर एक्टिव। देखें स्टेटमेंट में लिखा है मोर एक्टिव। पहली बात याद रखें कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। आपने डिटेल से पढ़ा होगा लेक्चर्स में, लेक्चर्स अगर आपको याद हो उसमें डिटेल से हमने समझाया है कि ऑप्टिकली एक्टिव किसको कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बट इसमें से फिर देखें तो सेकेंडरी ऑप्टिकली मोर एक्टिव है। प्राइमरी की थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर है, सेकेंडरी की थिकनेस 5 to 10 माइक्रोमीटर है, मिडल की थिकनेस सिर्फ 1 माइक्रोमीटर है। क्लियर? अब जरा गौर करें, इसकी थिकनेस ज्यादा है, ये ज्यादा रिजिड है, केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से मोर डाइवर्स है, इसलिए ये ऑप्टिकली मोर एक्टिव है थिकनेस की वजह से, रिजिडिटी की वजह से। तो आपने याद करना है द सेकेंडरी वॉल इज ऑप्टिकली मोर एक्टिव। अब जरा ध्यान से सुने, अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा एक्टिव है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपको तो पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिव है, फिर बोथ का ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली मोर एक्टिव, कौन सा ज्यादा एक्टिव है, तो फिर आपने सेकेंडरी के ऊपर टिक करना है। तो 2 तरह के क्वेश्चन इससे, इसे एक एमसीक्यू से आप क्लियर कर लें। क्लियर हो गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थिकनेस ऑफ प्लांट सेल वॉल इज। अच्छा, इसमें मैंने एक काम किया है, करेक्ट सीक्वेंस मैंने ऑप्शंस में नहीं लिखा, ऑप्शन को एक और तरीके से लिखा है ताकि आपको 2 तरीकों से क्वेश्चन क्लियर हो सके और एमसीक्यू एनएमडी गेट में जैसे भी आए आप उसको क्लियर करें। पहले इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। प्राइमरी इज मोर थिकर, नहीं जी, प्राइमरी की थिकनेस 1 to 3 है, सेकेंडरी इससे ज्यादा है। सेकेंडरी इज लेस थिकर, नहीं जी ये भी गलत है। सेकेंडरी इज थिकर देन प्राइमरी एंड मिडल, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन इस पे बात आ जाती है 5 to 10, 1 to 3 एंड 1, तो दिस सेकेंडरी 5 to 10 माइक्रोमीटर इज मोर थिकर देन 1 to 3 एज वेल एज 1। दोनों के कंपैरिजन में ये क्या है, ये ज्यादा थिक है, तो सेकेंडरी इज मोर थिकर एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड मिडल। अब देखें, इसको आपने ऐसे लिखना है, मिडल सबसे कम है, प्राइमरी उसके बाद ज्यादा थिक है और सेकेंडरी उसके बाद ज्यादा थिक है। तो करेक्ट सीक्वेंस आपके पास ये बनता है। स्टेटमेंट के बाद मैंने ऑप्शंस डिफरेंट तरीके से लिखवाए ताकि आपके जहन में ये चीज आ जाए कि सेकेंडरी इज मोर थिकर एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड मिडल, और थिकनेस लेवल पर कुछ यूज होगी कि मिडल सबसे कम थिक है, प्राइमरी उसके बाद है और सेकेंडरी उसके बाद है। यहीं पर आपको एक और चीज क्लियर कराऊं कि अगर 2 सेल्स कंबाइन होंगे, 2 सेल्स व्हेन कंबाइन विद ईच अदर, सपोज करें ये हमारे पास एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है। अब इसमें जो सीक्वेंसेस है वो कैसे होंगी, ये मैं आपको क्लियर करा दूं। इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है, कोई पता नहीं चलता एनएमडी गेट में कहाँ से एमसीक्यूज, ईटा में, एनएमडी गेट में, आगा खान में कहाँ से एमसीक्यूज आता है। तो आपने हर एंगल से इसको क्लियर करना है। 2 सेल्स के दरमियान ये जो आपके पास होगा, आपको ऑलरेडी पता है दिस इज मिडल लेमेला, ये क्या है, मिडल लेमेला है। बट एक चीज आपको और सिखा दूं, आपने ऐसे करना है, इस सेल का ये इनसाइड जो है ये वाला सेकेंडरी है, ये फिर बाहर जो है ये प्राइमरी है, इस तरह यहाँ ये भी सेकेंडरी है, ये जो है ये प्राइमरी है। तो करेक्ट सीक्वेंस आपके पास ऐसे होगा, सेल 1 का सेकेंडरी इनसाइड, सेकेंडरी के बाहर प्राइमरी, प्राइमरी के बाहर मिडल, मिडल के इस साइड पे अब ये दूसरे सेल का प्राइमरी और इसके साथ ये दूसरे सेल का सेकेंडरी।
दो चीजें हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, ये थिकनेस का करेक्ट सीक्वेंस है। मिडल सबसे कम है, प्राइमरी उसके बाद है, सेकेंडरी उसके बाद है। अब देखें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। याद रखें, हमेशा के लिए सेकेंडरी वॉल लाइज बीनीथ द प्राइमरी। सेकेंडरी वॉल हमेशा के लिए ये क्या होगा, प्राइमरी के नीचे होगा। तो इससे ये बहुत सारे पॉइंट, डिफरेंट एंगल्स एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक और बात मेरे जहन में आ रही है, वो भी आपको बता दूं। एक और एमसीक्यू इससे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैं एमसीक्यूज लिखता हूं 5, 6, 7, 8, 10 एमसीक्यूज लिखता हूं, बट हर एक एमसीक्यू में आपको 3, 3, 4, 4 एमसीक्यूज और मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इन स्टेटमेंट और इन एमसीक्यूज पे फोकस करना है। जो साथ में पॉइंट्स बता रहा हूं उसको भी आपने क्लियर करना है, क्योंकि उस पे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस टेस्ट में बैठेंगे, जब आप जाके एंट्री टेस्ट, मेन एंट्री टेस्ट में बैठेंगे, तो आपको फिर ये चीजें याद आएगी कि ये पॉइंट्स यहाँ पे हमने किए हुए थे। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट सिक्रीशन आउट ऑफ दीज टू, प्राइमरी एंड मिडल, पहले किसकी सिक्रीशन होती है प्रोटोप्लाज्म से? वहां पे हमने पढ़ा ना इससे पहले कि प्रोटोप्लाज्म इसको सिक्रीट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्रीशन पहले किसकी होती है, तो फर्स्ट सिक्रीट होता है प्राइमरी, क्योंकि वो प्राइमरी क्या है, वो आउटसाइड है। प्राइमरी सेल का क्या है, आउटसाइड है। फिर इसके बाद सेकंड जो सिक्रीशन होगी वो किस चीज की होगी, वो सेकेंडरी की होगी, एंड दिस लाइज बीनीथ द प्राइमरी वॉल। क्लियर हो गई ये बात? इसको जरा रिवाइज कर लूं। यहां पे आप थिकनेस याद कर ले, पहले याद करें कौन सा मोर एक्टिव है, फिर थिकनेस के रेंजेस याद करें, फिर उसके बाद कौन सा आउटर मोस्ट है, कौन सा इनर है, दो सेल्स के दरमियान कौन सा है, और ये थिकनेस की करेक्ट सीक्वेंस। ये दो एमसीक्यूज और इस पे ये डिटेल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लुक एट अनदर एमसीक्यू। अच्छा जी, एक और एमसीक्यू है, और ये वो एमसीक्यू है जो ईटा 2018 में शायद आया था, ईटा में आया था, ईटा 2018 में आया था, और स्टूडेंट्स ने इसको, ज्यादातर स्टूडेंट ने इसको गलत कर दिया था। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, लिग्निन इज फाउंड टू बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल। कौन से सेल वॉल में लिग्निन नहीं है? लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने आके इस पे टिक किया, भाई ये गलत है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में लिग्निन नहीं है, तो फिर ये क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा सेल वॉल के बारे में है ना। क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछा है? सेल वॉल के बारे में पूछा है। अगर क्वेश्चन ही सेल वॉल के बारे में है, तो आप कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टिक कर सकते हैं? आपने इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट के जब पढ़ा तो इसमें सेल वॉल लिखा है, इट मींस एमंग द सेल वॉल आपने देखना है कि किसके अंदर लिग्निन नहीं है। ये आया था ईटा 2018 में, जिसको ज्यादातर स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया था। तो कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चंस को गौर से देखा करें। अगर ये विच ऑफ द फॉलोइंग पे स्टेटमेंट आके खत्म होती और सेल वॉल ना होता, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेक्ट था। बट इस वक्त चूंकि सेल वॉल के बारे में है, सो प्राइमरी वॉल डू नॉट कंटेन एनी लिग्निन। प्राइमरी वॉल में लिग्निन नहीं होता, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सिलिका आर फाउंड इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, आयंस, ये सारी चीजें कौन से सेल वॉल के कंपोजिशन में मौजूद है? सो सिंपल इज दैट, प्राइम सेकेंडरी वॉल इज करेक्ट ऑप्शन। ये ज्यादा रिजिड इसीलिए है क्योंकि इसके केमिकल कंपोजिशन में वैरायटी ज्यादा है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सिलिका, ये सारी चीजें सेकेंडरी वॉल में मौजूद है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये वीडियो की सीरीज जो हमने शुरू की है, स्टार्ट से हम इसको एक ही प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस होगी, टॉपिक का नाम होगा, उस टॉपिक पे एमसीक्यूज होंगे। तो कोशिश किया करें, बेहतरीन तैयारी के लिए आप ये करें कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप पहले टेक्स्ट बुक उठाएं, उसको रीड करें, जो लेक्चर्स आपने लिए हैं कॉलेज में, एकेडमी में, कहीं पर भी, उसको रीड आउट करें, वो देखें, फिर उसके बाद एमसीक्यूज की तरफ आए तो आपका माइंड कंप्लीट इस पे खुल जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले लेक्चर्स देखें, और या आप इसको कवर करें, टीचर से कवर करें, बुक से कवर करें, तब आपको एमसीक्यूज की वीडियोस जो है इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हमारा टॉपिक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।